दोस्तों आईटीआर का सीजन ऑन हो चुका है और लगभग हर दूसरे आईटीआर में हमें शेयर्स म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग दिखाई देती है। दोस्तों अगर आप भी शेयर्स या फिनेंशियल सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं और इनको बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन और टैक्सेशन के बर्डन से अगर आप तंग आ चुके हैं तो आज हम बात करेंगे शेयर्स और सिक्योरिटीज के टैक्स की लायबिलिटी को कैसे टैक्स प्लानिंग के तहत, इनकम टैक्स प्रोविजन के तहत मिनिमाइज किया जा सके। दोस्तों शेयर्स की टैक्स प्लानिंग को समझने के लिए हमें शेयर्स के टाइप्स को समझना होगा। शेयर्स या सिक्योरिटीज दो तरह की होती है। ऐसे शेयर्स या सिक्योरिटी जिनका होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ हो, अर्थात परचेज करने से सेल करने के बीच का जो समय है वो 12 महीने या उससे कम हो, हम उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और होने वाले प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी कहते हैं। जबकि 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके अगर आप किसी शेयर्स को बेचते हैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और होने वाले प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्थात एलटीसीजी कहते हैं। दोस्तों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कैसे शॉर्ट टर्म और कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स प्लानिंग की सहायता से मिनिमाइज किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। दोस्तों एक उदाहरण से समझिए, आपने एक शेयर परचेज किया है, वो है 5 लाख रुपए का और आपने इसे 6 महीने होल्ड करके 7 लाख रुपए में सेल कर दिया है। आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है। दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स की सेक्शन 111A एप्लीकेबल होती है, जिसके अनुसार फ्लैट 15% से आपको इस पर टैक्स देना होता है। तो इस 2 लाख के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 15% से 30,000 का टैक्स देना पड़ जाएगा। अब इस 30,000 को कैसे बचाएं? इस 30,000 को बचाने के लिए हमें यह देखना होगा क्या हमारे पास कोई और भी शेयर्स और सिक्योरिटीज मौजूद हैं, और उन शेयर्स और सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा जिसे अगर हम आज बेच देते हैं तो हमें तकरीबन 2 लाख रुपए का लॉस हो जाता है। दोस्तों अगर आप आज इस लॉस वाली 2 लाख रुपए के लॉस वाली शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेच देंगे तो 2 लाख का प्रॉफिट 2 लाख के लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा और आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आपका प्रश्न होगा, सर ऐसा करके तो आपने हमें 2 लाख का लॉस करवा दिया। मैं कहूंगा इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप चाहें तो दोबारा उसी प्राइस पर अगले दिन फिर से परचेस कर सकते हैं, अर्थात आपको लॉस एक्चुअली तो होगा नहीं, बल्कि 30,000 का टैक्स आपका बच जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर होने वाले टैक्स और टैक्स की प्लानिंग की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स की सेक्शन 112A एप्लीकेबल होती है, जिसके अनुसार फ्लैट 10% से आपको इस पर टैक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपए की कोई शेयर या सिक्योरिटी को परचेज किया, उसे 1 साल से ज्यादा, मान लीजिए 2 सालों तक आपने होल्ड किया और 2 सालों बाद आप उसे 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं, अर्थात आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जिस पर 10% के अनुसार आपको 30,000 रुपए का टैक्स लग रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 112A के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन अवेलेबल है, इसे लेना मत भूलिएगा, जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय केवल 112A सेक्शन पर एक छोटा सा क्लिक करना होगा। ऐसा करके 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन केवल 2 लाख का बचेगा, 1 लाख का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। और इस 2 लाख के कैपिटल गेन को कैसे बचाएं? फिर से वही फंडा दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो में जाइए और देखिए ऐसी कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं जो लॉन्ग टर्म से होल्डेड हैं और आज अगर हम उन्हें बेच दें तो हमें 2 लाख का लॉस हो जाता है। आप आज ही उन्हें बेच दीजिए और 2 लाख के लॉस को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करके टैक्स को 0 कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं सर, इसे तो हमें आगे भी होल्ड करना है, लॉस नहीं करना, नेक्स्ट डे फिर से उसे परचेज कर लीजिए, मिनिमम प्राइस पर आप उसको दोबारा से ले लेंगे, सिक्योरिटी भी आपके पॉकेट में होगी और टैक्स की प्लानिंग भी आप कर लेंगे। दोस्तों ये तो हो गई सेट ऑफ की बात। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में आपको कोई बहुत बड़े अमाउंट से प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 54F
आपको इस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने वाली सेल कंसीडरेशन के प्रॉपर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने पर एक और एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। उदाहरण के तौर पर आपने 30 लाख रुपए के कुछ पुराने शेयर्स को बेचा और चूंकि वो इतने पुराने थे कि इनसे आपको 25 लाख का प्रॉफिट हो गया और इस 25 लाख पर सीधा सीधा 10% की दर से आपको 2.5 लाख का टैक्स देना है। यहीं पर आपको लगता है कि मुझे तो अपने लिए एक नया फ्लैट खरीदना है। दोस्तों, आप उस सेल कंसीडरेशन वाले अमाउंट पर 30 लाख वाले अमाउंट को अगर अपने नए घर को परचेस करने में इन्वेस्ट कर दे तो आपका ये 2.5 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो सेक्शन 54F के तहत मिनिमाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर आप पूरा का पूरा सेल कंसीडरेशन नए घर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आधा ही करते हैं, तो जितना आप प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको अपने कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन भी मिल जाएगी। दोस्तों, बस शर्त ध्यान रखिएगा, एज पर सेक्शन 54F आपके पास एक से ज्यादा एडिशनल घर नहीं होने चाहिए और केवल रेसिडेंशियल हाउस खरीदने पर ही इस सेक्शन का आपको फायदा मिल सकता है। दोस्तों, इनकम टैक्स में प्रॉफिट के अलावा अगर लॉस हो जाए तो लॉस के भी अपने ही फायदे हैं। उदाहरण के तौर पर इस साल आपको शेयर से सिक्योरिटी पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया। दोस्तों, इस लॉस को आप जीरो या मिनिमाइज ना करें बल्कि अपने आईटीआर में प्रॉपरली मेंशन करें और इससे अगले 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने पर अगर इस साल लॉस हुआ है तो अगले साल होने वाले प्रॉफिट पर इसे एडजस्ट किया जा सकेगा और अगले साल या नेक्स्ट या आगे आने वाले 8 सालों में जब भी आपको प्रॉफिट होगा, ये कैरी फॉरवर्डेड लॉस उससे एडजस्ट होकर आपकी टैक्स की लायबिलिटी को मिनिमाइज कर देगा। दोस्तों, यहीं पर एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, लॉस का कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत 31 जुलाई इन केस ऑफ नॉन ऑडिटेड एसएसी फाइल करना होगा। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न जितना आसान फाइल करना है उतना ही मुश्किल काम है इनकम टैक्स के नोटिसेस का सामना करना, इसलिए बहुत सावधानी के साथ अपना आईटीआर फाइल करें। साथ ही साथ ध्यान रखें दोस्तों, जब आप ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम के बीच में किसी एक का सिलेक्शन करते हैं, केयरफुली अपने कंप्यूटेशन को देखें और बहुत सावधानी के साथ दोनों में से चॉइस करें। ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए ड्यू डेट आपको आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई ही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिलेटेड रिटर्न आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के तहत फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम का अगर बेनिफिट लेना है तो 31 जुलाई तक ही अपना रिटर्न फाइल करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, विशेष बात ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइल करने के बाद अपना ई वेरिफिकेशन करना ना भूलें। इस साल से आईटीआर सबमिट करने के विदिन 30 डेज, आई रिपीट विदिन 30 डेज ही ई वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।